हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डी ड्रीम क्लासेज में स्वागत करता हूं। और फिर वही बात, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों हमें चलना है, हमें अपना लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य ध्यान रखना है और उसी के साथ में हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। आज 30 नवंबर को जो प्रमुख घटना है वो क्या क्या है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन क्या खास था। तो देखो दोस्तों 30 नवंबर, अगर यदि मैं 30 नवंबर की बात करूं तो दोस्तों साल था 1609। कौन सा? 1609 ईस्वी के अंदर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था भाई गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली नामक हमारे साइंटिस्ट ने चंद्रमा का अवलोकन किया था। और चंद्रमा का अवलोकन किसके द्वारा किया गया था? दूरबीन के द्वारा किया गया था। और ये दोस्तों पहली बार दूरबीन का चंद्रमा के द्वारा अवलोकन था। इन्होंने क्या किया था? दूरबीन से पहली बार चंद्रमा का अवलोकन किया, यानी कि चंद्रमा के बारे में खोज की, चंद्रमा का अवलोकन किया। ठीक है, चंद्रमा का अवलोकन। और इन्होंने बताया दोस्तों चंद्रमा जो है ये सीधा, या फिर मैं कहूं कि ये गोल और बिल्कुल समतल नहीं है। एक तरीके से ये इस पर कुछ आकृतियां, या मैं कहूं कि कुछ पृथ्वी की तरह यहां पर भी पेड़ पौधे झाड़ियां पहाड़ वगैरह ऐसे स्थित है चंद्रमा पर भी। हालांकि यह कि वहां पर लोगों का उस समय पर वो नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया था उस टाइम पे, उस दूरबीन से देख के। अब सोचो भाई वो दूरबीन कितनी मेगापिक्सल की होगी। सोचो अपने फोन में भाई 50-100 MP मेगापिक्सल आता है, उससे हम लोग थोड़ी दूरी पर देख पाते हैं। और आजकल तो एक तो ट्रेंडिंग में जो चल रही है ना, वो मेगापिक्सल वाली चीजें चल रही नहीं चल रही है, सब आप लोगों को पता है दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बता दिया था कि जो दोस्तों चंद्रमा पर जो है वो पहाड़ झाड़ियां पहाड़ियां वगैरह सब कुछ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसे मानो कि पृथ्वी हो। क्या मानो? पृथ्वी हो। बिल्कुल चंद्रमा पृथ्वी की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह? पृथ्वी की तरह दिखाई देता है। दोस्तों ये खगोल शास्त्री के साथ में ये एक भौतिकी शास्त्री भी थे। कौन थे? एक खगोल शास्त्री कहूं, खगोल शास्त्री, और इनके साथ में ये एक भौतिक शास्त्री भी थे। कौन थे भाई? ये इनके भौतिक शास्त्री भी थे। ठीक है, तो ये भाई हमारे बारे में बात करी। 30 नवंबर 1609 ईस्वी को हमारे खगोल शास्त्री और भौतिकी शास्त्री जो है, जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली, इन्होंने क्या किया था? अपनी दूरबीन से चंद्रमा का अवलोकन किया था। इन्होंने अपनी दूरबीन से चंद्रमा को देख लिया था। क्या नाम था भाई? गैलीलियो गैलीली। नाम याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए इनके बाद में हम लोग बात करते हैं। अब ये लो, ये आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, और ये आपके सामने दिख रही होगी मिस वर्ल्ड 2000 सन भी लिखी हुई है यहां पर, लेकिन उसको थोड़ा सा दुबका हुआ, हाथ से दुबका हुआ है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, ये साल थी 2000। कौन सी साल थी? 2000 साल थी। और ये है कौन है? ये भाई ये है हमारी प्रियंका चोपड़ा जी। ये कौन है? हमारी प्रियंका चोपड़ा है। इन प्रियंका चोपड़ा जी को 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। किसका खिताब दिया गया था दोस्तों? इनको मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। मिस वर्ल्ड का खिताब, यानी कि 2000 की जो प्रतियोगिता है, मैं कहूं कि 2000 की जो प्रतियोगिता है वो इन्होंने जीती थी। इसमें इनको मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। किन्होंने पहनाया था 2000 में? और उस समय इनकी उम्र क्या थी दोस्तों? उस समय इनकी उम्र थी 18 वर्ष। कितनी थी? 18 वर्ष की उम्र थी। और दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने मिस वर्ल्ड जो खिताब है वो इन्होंने जीती लिया था। मिस वर्ल्ड का ताज जो है, ये जो पहना हुआ है ना दोस्तों, ये जो पहना हुआ ऊपर, इसे बोलते हम लोग ताज। क्या बोलते दोस्तों? ताज बोलते। इन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज पहना था। कब पहना था? 2000 में पहना था। अभी होता कहां है दोस्तों? मिस वर्ल्ड का जो ये ताज है, ये दोस्तों इनको लंदन में दिया गया। कहां पर दिया गया? लंदन में दिया गया। अगर यदि तुम बात करो कि उस समय इन्होंने इनको पहनाया था, तो दोस्तों इनका नाम था युक्तामुखी। क्या नाम था? युक्तामुखी। जो उस समय कौन थी? वो मिस वर्ल्ड पिछली बार जो जीता था, उन्होंने इनको खिताब पहनाया था। मिस वर्ल्ड का जो खिताब है वो इन्होंने इनको पहनाया था। कौन थी? युक्तामणि जो है, उन्होंने इनको पहनाया था। लंदन में आयोजित होता है। अब तो मुझे केवल कमेंट सेक्शन में इतना बता दो कि दोस्तों ये मिस वर्ल्ड है, ये इंडिया में किसने पहना था? और मुझे अब ये बताओ कि इसके अंदर प्रियंका चोपड़ा की कुछ खास मूवियां, यानी कि मैं कहूं कि पुलिस की वर्दी में दोस्तों, कहते हैं कि कंधे पर सितारे और बदन पे वर्दी चमचमाते हुए सितारे कितने अच्छे लगते हैं। इन्होंने पुलिस की भूमिका किस फिल्म या किस अभिनेत्री ने पुलिस की भूमिका में इन्होंने खिताब अपना वो लहराया था?
तुम ये बता दो केवल कि कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें इन्होंने पुलिस की वर्दी में अपनी भूमिका निभाई, अपनी भूमिका निभाई। तो इनकी मूवी का नाम दोस्तों एक आप लोगों को खूब याद होगा जिसका नाम था दोस्तों क्रिस। क्या नाम था? क्रिस। क्रिस नाम याद होगा आपको। क्रिस मूवी में इन्होंने अपनी अच्छी भूमिका निभाई। इसी के साथ में दोस्तों इनको याद रखना, गुंडे जो मूवी है इसमें इन्होंने भूमिका निभाई। इनकी मूवियों के नाम बता रहा हूं, गुंडे मूवी है, ये मूवी है, क्रिस मूवी है। अच्छा, बाजीराव मस्तानी किस किसने देखी है भाई? बाजीराव मस्तानी इन्हीं की मूवी है। इन्हीं के साथ में और लिखना दोस्तों दोस्ताना मूवी लिखना। इन्हीं के साथ में और लिखना दोस्तों जय गंगाजल। क्या लिखना? जय गंगाजल मूवी में इन्होंने पुलिस की भूमिका निभाई है। और काफी सारी मूवियां इन्होंने बनाई हुई है, काफी मूवियां इनकी जो बनी हुई है दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्रीज के एरिया में अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने में, अच्छी भूमिका प्रदर्शन करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये कौन है भाई हमारी? ये हमारी प्रियंका चोपड़ा जी। कौन है भाई? हमारी प्रियंका चोपड़ा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। अच्छा, ये फोटो आप लोगों को देखते थोड़ा सा नजर नहीं आएगा, बट मैं तुम्हें बता देता हूं। ये दोस्तों एक रेडियोग्राफर है। कौन है? एक रेडियोग्राफर है। इन्होंने रेडियो के क्या किया था? आविष्कार किया था। यानी इन्होंने रेडियो के बारे में थोड़ी नॉलेज थी। नाम क्या है? अब इनका तुम नाम बता दो दोस्तों। इनका नाम है जगदीश चंद्र बसु। मैंने आज से 7 या 8 दिन पहले इनके बारे में मैंने जिक्र किया था। 23 नवंबर को मैंने इनका जिक्र किया था। उस क्लासेज की वीडियो में जाके देखना। 23 नवंबर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप लोगों को, डे ड्रीम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में देखना। 23 नवंबर को मैंने इनके बारे में जिक्र किया था, काफी सारी चीजें बताई थी। फिर बता रहा हूं उनको, जगदीश चंद्र बसु जी। कौन है ये? जगदीश चंद्र बसु जी हैं दोस्तों। ये भारत के रहने वाले, ये है तो बंगाल के। कहां के? बंगाल के रहने वाले। भारत में इनका लगभग थोड़ा सा क्षेत्र आता है ना, कुछ क्षेत्र आता है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये दोस्तों जो भौतिकी उसके साइंटिस्ट हैं, उसके वनस्पति के साइंटिस्ट हैं। किसके? वनस्पति के साइंटिस्ट हैं, यानी कि बॉटनी के। किसके हैं? बॉटनी के साइंटिस्ट हैं। उसी के साथ में ध्यान रखना, ये दोस्तों जैव विविधता के भी साइंटिस्ट हैं, यानी कि मैं कहूं कि बायोग्राफी के भी क्या है? साइंटिस्ट। बायोग्राफी के भी साइंटिस्ट हैं। भारत के अंदर काफी सारे काम इन्होंने किए, काफी काम किए। इन्होंने बताया था कि दोस्तों पादपों में भी क्या होती है? जान होती है। वनस्पति विज्ञान है। क्या है? वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है। बॉटनी में क्या होता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पादपों का अध्ययन किया जाता है। और पादपों बोलते तो हम लोग इनको पेड़ पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ पौधे कहते हैं। इन पेड़ पौधों में भी दोस्तों इनके अंदर भी जान होती है। इन्होंने बताया था कि ये भी दोस्तों भावुक होते हैं। इनके अंदर भी भावुकता वाली, या मैं कहूं उत्सुकता वाली, क्या मैं कहूं उत्सुकता या भावुकता वाली, या मैं क्या करूं भावुकता या भावनाएं या उत्तेजना, क्या कह रहा हूं? उत्तेजना। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं पौधों के साथ, इंसानों के साथ नहीं, पौधों के साथ में भी होती हैं। पौधों, हम लोग क्या सोचते हैं कि यार पौधों को कुछ नहीं होता, हम काटते हैं, हम पौधों को तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन सोचो इनके अंदर भी ये सारी चीजें होती है, बस ये अपनी चीज को जाहिर नहीं कर पाते। होते सजीव है। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं दोस्तों? अगर तुम पेड़ पौधों की बात करो तो ये दोस्तों सजीव होते हैं। क्या होते हैं? सजीव होते हैं। ये बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, और हमें क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और CO2 क्या करते हैं? ये CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को हमें देते हैं। ये ऑक्सीजन त्यागते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। ठीक है, तो ये पादपों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें थी दोस्तों। यहां पर इनके अंदर इन्होंने ये सब कुछ बताया था कि, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों एक वायरलेस के बारे में क्या बताया था? वायरलेस, ये भी लिखना दोस्तों। इन्होंने वायरलेस संचार के बारे में भी बताया था। वायरलेस जो संचार है उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। जगदीश चंद्र बसु जी, इनका निधन होता है दोस्तों 30 नवंबर को। कब निधन हुआ था इनका? 30 नवंबर 1858 को। कब? 30 नवंबर 1858 को। ठीक है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो मैंने आप लोग बता दी। अब तो मुझे केवल इतनी छोटी सी बात बता दो कि दोस्तों पेड़ पौधों में जो वृद्धि के लिए जो ग्राफ बनाया जाता है, लिखना भाई, छापना। पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए ग्राफ, पेड़ पौधों में जो वृद्धि का जो ग्राफ है, ये क्या बनाया जाता है? ये कौन सा ग्राफ बनाया जाएगा? अगर यदि तुम वृद्धि की बात करो, किसकी बात करो? वृद्धि की बात करो कि दोस्तों पेड़ पौधों की जो वृद्धि है उसके लिए एक ग्राफ बनाया जाता है। और इस ग्राफ का क्या नाम है दोस्तों? इस ग्राफ का तुम याद रखना, इस ग्राफ को कहा जाता है कैस्कोग्राफ। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैस्कोग्राफ इसको कहा जाता है। बॉटनी के अंदर पौधों की वृद्धि का जो ग्राफ है उसे हम लोग कैस्कोग्राफ कहते हैं। उस कैस्कोग्राफ की स्थापना भी इन्होंने की थी। किसकी स्थापना की थी? कैस्कोग्राफ की स्थापना की थी। और अगर यदि तुम बात करो दोस्तों तो बॉस संस्थान की स्थापना इन्होंने की थी। बॉस संस्थान की स्थापना जो है वो भी इन्होंने की थी। कब की थी? 1917 के अंदर। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, मैंने काफी सारी चीजें बताई हुई हैं इसके अंदर। चलिए भाई आगे, ये देखो भाई,
आप लोगों को दिख रहा होगा ये इंडियन फ्लैग, ये भारतीय ध्वज जो है, ये लहराता हुआ ध्वज, ये आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। कितनी खुशी के साथ में, कितनी खुशी के साथ में हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और आज दोस्तों जो 30 नवंबर है, 30 नवंबर है, इस दिन अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच, क्या अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच दिवस आज मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन हम लोगों ने क्या किया था कि अंतरराष्ट्रीय जो फुटबॉल मैच दिवस है, इसकी अगर यदि तुम हेडक्वार्टर की बात करो, ये कहां पर है, ये किसका है दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो इसका प्रसिद्ध जो मैच है वो है भाई फीफा। और भी काफी मैच खेले जाते हैं, लेकिन फीफा जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। उसी के साथ में आप लोग याद रखना, अगर यदि तुम फीफा की बात करो तो ये कैसा है दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध है। ये कैसा है, सबसे प्रसिद्ध है। ये कैसा, सबसे प्रसिद्ध। हेडक्वार्टर की बात करो तो दोस्तों हेडक्वार्टर को ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर है जुरिच के अंदर। कहां पर है, जुरिच के अंदर। और ये देखो दोस्तों, ये जुरिच आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जुरिच है आपको। और ये कौन सी जगह है, अगर आपको ये रंग बिरंगी अच्छी अच्छी जगह जो बिल्डिंग जो दिख रही है, इसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड। क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है। स्विट्जरलैंड जो है, ये गुरुच जो है, ये यहीं पर स्थित है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब तुम ये बताओ कि इसके जनक कौन है, अंतरराष्ट्रीय हमारे जो फुटबॉल मैच है, फुटबॉल मैच है, इस फुटबॉल मैच के भारत में जनक कौन है, क्या कह रहा हूं मैं, इनके जो जनक हैं वो कौन है, किन्होंने इनको प्रतिपादित किया, यानी कौन से हमारे वो है इंसान जिन्होंने फुटबॉल मैच की तरफ आगे बढ़ाया, यानी कि फुटबॉल मैच के बारे में जानकारी दी। कौन है हमारे जनक, तो फुटबॉल मैच के जनक के नाम याद रखना दोस्तों, नागेंद्र प्रसाद, इनका नाम था भाई नागेंद्र प्रसाद सर्व अधिकारी। क्या नाम था, सर्व अधिकारी। नागेंद्र प्रसाद सर्व अधिकारी जी जो हैं, ये हमारे क्या हैं, फुटबॉल मैच के जनक है, ठीक है। इसी के साथ में अगर यदि तुम सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा दोस्तों, सबसे बड़ा जो स्टेडियम है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों कहां पर है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कलकत्ता। और कलकत्ता के अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम है दोस्तों साल्ट लेक स्टेडियम। क्या नाम है, साल्ट लेक स्टेडियम है। तो यहां पर लिख लेना दोस्तों, साल्ट लेक स्टेडियम लिखना दोस्तों, साल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है। ये लो, साल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है दोस्तों, साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, ये कोलकाता के अंदर है। कोलकाता कहां पर स्थित है दोस्तों, कोलकाता दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और अगर तुम बात करो इसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने दर्शक इसको देख सकते हैं, तो दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी क्षमता है वो है भाई 85,000। कितनी है भाई, 85,000 लोग एक साथ स्टेडियम में बैठकर, इस साल्ट लेक स्टेडियम में बैठकर इस दृश्य को देख सकते हैं, इस मैच को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये वाली बात हुई। चलिए भाई आगे मैं बात करता हूं यहां पर आप लोगों से थोड़ा सा। तो आप लोगों को आज जो 30 नवंबर है, इस 30 नवंबर के दिन हमारे मंथ का अंतिम दिन है दोस्तों, 30 नवंबर। और 30 नवंबर को दोस्तों इस पूरे महीने में कौन कौन से उत्सव या कौन कौन से महोत्सव हैं जो बनाए जाते हैं, उनके बारे में तुमसे बात करता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं रण महोत्सव, नवंबर में मनाया जाता है। उसके बाद पुष्कर ऊंट महोत्सव, ये नवंबर में मनाया जाता है। कुछ हैं जो तुम्हें डेट वाइज याद रखने, लेकिन केवल इतना याद रखना कि एक महीने में कितने सारे उत्सव या महोत्सव मनाए जाते हैं, कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से त्योहार है, केवल नाम याद रखना। आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा आपसे कि रण महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, पुष्कर ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। इसी के साथ में गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा इसी में मनाई जाती है। अगर तुम बात करो गंगा महोत्सव भी, वो भी इसी में मनाया जाता है। अगर तुम बात करो बांग्ला महोत्सव की, तो वो भी दोस्तों नवंबर में ही मनाया जाता है। इसके साथ में हमीर महोत्सव, बाल दिवस, चाचा नेहरू चिल्ड्रंस डे, इसके बाद मत्स्य महोत्सव अलवर का, ये दोस्तों 3 दिन तक लगातार चलता है। इसके बाद में माजुली संगीत महोत्सव है, असम द्वीप के अंदर माजुली संगीत महोत्सव चलाया जाता है दोस्तों। माजुली जो द्वीप है वहां पर ही चलाया जाता है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर नवंबर के महीने में कौन कौन से उत्सव, कौन कौन से महोत्सव जो है वो मनाए जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो आज की क्लासेज के हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो 3-4 तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं आपको केवल 10 से 15 मिनट के अंदर, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो डाटा है वो पहुंचाता हूं, ताकि ये सभी बच्चों को शेयर हो, सभी दोस्तों को शेयर करो दोस्तों। 15 मिनट की क्लासेज में रील देखने से अच्छा है कुछ आप लोगों को अलग मिल जाए, कुछ आप लोगों को नया मिल जाए दोस्तों। रील में भी वही होता है, वीडियो में भी वही होगा। आजकल तुम खुद देखना दोस्तों कि आज एक इंसान 2 घंटे तक लगातार बैठकर मूवी नहीं देख सकता। वो टाइम था जिस टाइम पे दोस्तों 5 मिनट के ऐड आते थे, बीच में एडवर्टाइजमेंट चलते थे, और 5 मिनट की आती थी मूवी आती थी, और उस मूवी को हम लोग 5 घंटे के अंदर पूरा कंसंट्रेट होकर देखते थे। तो आज के बच्चों की जो कंडीशन है दोस्तों, कंसंट्रेशन क्यों खो रहे हैं बच्चे, उसके बारे में दोस्तों सोचना थोड़ा
कि हमारी जो कंसंट्रेशन है इतनी भंग हो चुकी है, हम लोग किसी चीज पर अच्छे से विचार नहीं कर पाते, किसी चीज को केंद्रित नहीं कर पाते। वो रीजन यही है कि हम लोग क्या है कि ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ बढ़ चुके, लेकिन उस सोशल मीडिया से हटके जो हमारे काम की चीजें उन पे अगर यदि हम लोग फोकस करें तो बहुत कुछ चीज पॉसिबल है। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की 30 नवंबर की जो क्लासेज थी, 30 नवंबर के दिन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो मैंने आपको सामने आज दिखाई है। ठीक है, उसी के साथ में मैं अखिलेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूं दोस्तों। मिलेंगे फिर अगली वाली क्लास में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए डे ड्रीम क्लासेज के साथ में। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।